सो इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 11 के साथ। सो हम बीच में ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पता? बेसिकली वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी नेसेसिटी है। मुझे अभी भी पता है कि तुम्हें थोड़े डाउट्स हैं पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शंस में, थोड़ा डिफिकल्ट जा ही रहा होगा क्योंकि वो ना है कुछ भी नहीं, उसके नेसेसिटी भी कुछ नहीं, उससे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे लास्ट में, उस पर क्वेश्चन आते भी नहीं, बट फिर भी ना वो समझने वाला ईगो हर्ट होता ना अपना कि नहीं पढ़ा है तो समझने को ही होना है। तो वो समझने के लिए तुम्हें ये लॉ समझना होगा। जो प्रोसेसेस मैंने बताई थी 6, वो 6 की 6 प्रोसेस तब तुम्हें समझेगी। सो जो 6 प्रोसेसेस है मतलब पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन है, उसकी डिटेल जो एनालिसिस है आइडिया होगी ना तुम्हें, आफ्टर अ फर्स्ट लॉ आ जाएगी। क्लियर है? सो पहले थोड़ा समझते देखो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या समझेगा, सॉरी चैप्टर पूरा इस लेक्चर में। तो ये जो लेक्चर ख़त्म होगा ना तो तुम्हें क्या क्या आइडिया, एक तो सारी प्रोसेसेस तुम्हें समझ जाएगी कि वो कैसे काम करती है। सेकंड तुम्हें समझ जाएगा कि स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस कैसे काम करते हैं, मतलब तुम कब उन्हें कह सकते हो। क्लियर? एंड थर्ड तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी समझेगी। तो अपन ना थोड़ा समझते हैं, लेक्चर चालू करते हैं, पढ़ते पढ़ते जाएंगे ना। एक पेशेंस रखना होता है चैप्टर में। जब भी कोई पर्सन तुम्हें डिलीवर्ड करने की कोशिश करता है, वो डिलीवर्ड का जब तक तुम्हें कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ना समझे ना, तब तक उसे जज नहीं करना चाहिए। ये ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन में फ़र्क क्या होता है कि ऑफलाइन में तुम्हें डर होता है, लास्ट तक तुम्हें सुनना ही होता है क्योंकि कभी भी हम पूछ सकते बीच में। इसमें ना तुम्हारा कंसंट्रेशन थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ना मेन दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्रिएट न हो इसके लिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करके उसे ख़त्म भी करते हैं। देखो कैसे, तो थोड़ा सा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो पहले ना मैंने एक हल्की से आइडिया लेंगे, तुम्हें समझ जाएगा। एक मोटा डिस्कशन हो ही रहा है तो चर्चा हो जाए, तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ स्टेट में। देखो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स एक सिस्टम है। देखो हाँ, तुम्हारा जो घेतले बना हो रहा है ना, वो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक एक 50 डिग्री की बॉडी है, एक 70 डिग्री की बॉडी है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक जो एटम्स है ना, जो 50 डिग्री के होंगे, जो 70 डिग्री के होंगे, वो अलग अलग टाइप का मोशन कर रहे होंगे क्योंकि उनकी एबिलिटी ऑफ मोशन अलग अलग होगी। 50 डिग्री पे एंड 70 डिग्री पे अलग अलग एबिलिटी होगी। सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक इट इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड इट इज अनदर स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट बदल गई, किस बात की स्टेट? स्टेट ऑफ मोशन। अब तुम्हारा घेतले बना क्या हो रहा है, तुम स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ अ मैटर में कंफ्यूज हो रहे हो। स्टेट ऑफ अ मैटर 3 ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट चेंज हुई, मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज हुई, मतलब दैट इज अ स्टेट ऑफ अ मोशन। सिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। System is a that part of a universe which under the thermodynamic study, and according to thermodynamic study अगर टेम्परेचर हो रहा है तो उसकी मोशन करने की एबिलिटी बदल रही हो, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग प्रेशर लगा रहे होंगे, धड़ाधड़ कोलाइड हो रहे होंगे, उनकी कोलाइड होने की एबिलिटी बदली होगी, तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस इफ द टेम्परेचर चेंजेस। ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो इंडिकेटर है कि उसकी एनर्जी ऑफ पर एटम बढ़ गई है या कम हुई है। कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ सेंस, जो तुम्हें सेंस होता है, तो इसके लिए टेम्परेचर की हेल्प ली जाती है स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम समझने के लिए। टेम्परेचर बदला मतलब उसके एटम की मोशन करने की एबिलिटी बदली, दैट इज अ स्टेट ऑफ मोशन बदली। क्लियर? इतना समझा? अब समझो। तो मैं तुम्हें ना तुम्हारा कंफ्यूजन जो है ना उससे ही रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ तो तुम्हें जल्दी समझेगा। ऐसा समझो एक वाटर है, क्लियर मोटी मोटी बात, जो 50 डिग्री को है, मुझे स्टीम चाहिए। तो तुम्हें पता है वाटर में मॉलिक्यूल पास पास होंगे, सही है। स्टीम में मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, उनकी मोशन करने की एबिलिटी बदल जाएगी, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग होगी। फिजिकल स्टेट भी, स्टीम अगर अचीव करना है तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ता है। ये बात समझी? बराबर है। वो स्टीम मतलब क्या होता है पता है ना, दैट इज अ गैस ऑफ वाटर। वाटर का गैस होना मतलब वो हवा में मिक्स हो जाता है। वो हवा में मिक्स हो रहा है तो हवा तो हमें दबा रही है नीचे,
वो हवा में तभी मिक्स होगा जब उसका प्रेशर हवा जितना होगा, हवा का प्रेशर होता है 180। सो जिस टेम्परेचर पे अपने अपने वाटर का प्रेशर हवा के प्रेशर जितना हो जाएगा तो अपना वाटर हवा में जाना चालू हो जाएगा। उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए उसकी बॉन्डिंग वीक होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागनी चाहिए, उसके लिए हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते, उसकी एनर्जी बढ़ा देते। क्लियर? वो इतने ताकत से कोलाइड होते कि वो इतने जोर से हवा में जाना चाहते कि जितने ताकत से हवा ने उन्हें दबा के रखा था तो हवा में निकल जाते। सो हमें प्रेशर चाहिए 180 हमें टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री, तभी जाके मेरा वाटर स्टीम में दैट इज ये वाली स्टेट अचीव करेगा। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स ये 50 डिग्री को है, यहाँ पे मोशन करने की, यहाँ पे मोशन करने के वाटर के मॉलिक्यूल की एबिलिटी दैट इज H2O की एबिलिटी अलग अलग है। सो इट इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज अ फर्स्ट स्टेट एंड इट इज अ सेकेंड स्टेट। थर्मोडायनामिकली ये दो अलग अलग स्टेट है, फिजिकली तो है ही अभी, थर्मोडायनामिकली भी। थर्मोडायनामिक के लिए स्टेट चेंज होने की जरूरत नहीं, बट मैंने वही एग्जांपल लिया जो तुम्हें जल्दी समझेगा। अब तुम समझो, अब क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, इस पे ना बाहर से हवा छोड़ के किसी का दबाव नहीं था, तो मैंने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देने से ये एक दूसरे से दूर जाने लग गए। ये एक दूसरे से दूर जाने लग गए और इन्हें इतना दूर दैट कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इतना वाला दूर लाने के लिए मुझे हर एक को 100 डिग्री टेम्परेचर तक लाना पड़ा। उसके लिए मुझे उन्हें हीट देनी पड़ी 100 जूल। तो 100 जूल हीट देने के बाद 100 डिग्री टेम्परेचर उन्होंने अचीव किया, उनका प्रेशर बना 180 और वो हवा में निकल गए। ठीक है, अब हुआ ऐसे कि सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, इन्हें ये ताकत से दबा के रखा, बहुत ही ताकत से एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि इनके चारों तरफ से मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बनाया। ठीक है, ठीक। फिर जब मैंने इनके चारों तरफ से प्रेशर बनाया तो ये दब के रहे। अब मैंने इन्हें हीट दी, अब मुझे इनका प्रेशर हवा के प्रेशर जितना बनाना है तभी वो स्टीम बन सकते। तो उनका प्रेशर कितना बनना चाहिए, 180 हाँ या ना। उनका टेम्परेचर कितना बनना चाहिए, 100 डिग्री। सही। तो मैंने उन्हें हीट दी। अब ऊपर से दबाव होने के लिए पहले तो मुझे ये दबाव को कैंसिल करने के लिए हीट देनी पड़ी होगी, तो उसमें मेरी चली गई 50 जूल और फिर मुझे और 100 जूल लगी, सो दैट मैं अब गैस का टेम्परेचर और प्रेशर 180 बनाऊं। तो मुझे टोटल 150 जूल देनी पड़ी, तब जाके मेरा टेम्परेचर बना 100 और प्रेशर बना ये, और मैंने स्टेट 2 अचीव कर ली। क्या मैंने थर्मोडायनामिकली अलग अलग स्टेट अचीव की? नहीं। अगर मैंने सेम स्टेट अचीव की तो मेरे कौन से फैक्टर सेम रहे, मेरा टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही बना, बट मुझे हीट अलग लगी, मुझे वर्क अलग करना पड़ा। तो वर्क बेसिकली या हीट बेसिकली तुम कौन सी स्टेट अचीव कर रहे हो इस पे डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि वो डिपेंड होता है कि तुमने किसके अगेंस्ट, कौन से रास्ते से, कौन से प्रोसेस से काम किया। क्लियर? समझो तुमने ऐसी सिस्टम बनाई हीट देने की कि जिसमें से 200 जूल तो हवा में चली जा रही है और इस सब्सटेंस को सिर्फ 100 जूल मिल रही, तो तुम्हें ये स्टेट अचीव करने के लिए 300 जूल देनी पड़ेगी, तब जाके इसे 100 मिलेगी, 200 हवा में जाएगी। तो वो टाइम पे तुम्हें हीट कितनी देनी पड़ेगी, 100, मतलब तुम्हारी हीट का यूटिलाइजेशन हुआ 300, तब जाके तुमने उसे 100 दे सके ना, उसका 100 डिग्री और 180 प्रेशर बना। तो ये जो हीट एंड वर्क के जो आंसर है सेम स्टेट चेंज के लिए भी अलग अलग आ रहे हैं। सो दीज आर द पाथ फंक्शंस। एंड जो अब वो तब तक गैस नहीं बनेगा जब तक वो टेम्परेचर 100 नहीं रहेगा। अगर टेम्परेचर 90 डिग्री है तो उसने स्टीम अचीव नहीं की। अरे हाँ या ना? तो अगर टेम्परेचर अलग है जब उसकी वो वाली स्टेट नहीं है, तो जो स्टेट अलग लेने से खुद की वैल्यू बदला देते, क्योंकि अगर तुम्हें स्टेट 2 ऑफ स्टीम चाहिए तो तुम्हें 100 डिग्री ही लेना पड़ेगा, तो जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टेट ही बदलेगी। तुम रास्ता कौन सा ले रहे हो डजंट मैटर, अगर तुम वही स्टेट अचीव कर रहे हो तो उनकी वही वैल्यू अचीव अगर होगी, सो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शंस। तो ये टेम्परेचर,
समझो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री होना कंपलसरी अगर वो स्टीम की स्टेट अचीव कर रहा है, प्रेशर उसका 1 atm होना कंपलसरी है अगर उसे स्टीम अचीव करना है, और उसका वॉल्यूम भी स्टीम वाला चाहिए, दैट इज अ गैस वाला, तभी तुम उसे स्टीम वाली स्टेट कह सकते हो। तो जो स्टेट पे डिपेंड होते हैं, दीज आर द स्टेट फंक्शन, उन्हें घंटा फर्क नहीं करता कि तुम्हें रास्ता कौन सा लिया। क्या क्लियर आइडिया आई है? थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा समझा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर तुम वही वाले बच्चे हो तो। क्लियर ना? इसके आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है, इससे तुम्हें थर्मोडायनामिक्स की आइडिया भी आ जाएगी, तुम्हें हीट की भी आइडिया आएगी, तुम्हें सारी प्रोसेसेस भी समझेगी, और सबसे मेन इस पे क्वेश्चन भी बिल्ड होते हैं। अब इस पे तुम्हें क्या क्या समझेगा पता है? एक समझेगा तुम्हें थर्मोडायनामिक वर्क, इस पे देखो इस पे क्या क्या समझेगा, ये बड़ा है ये खेल लंबा चलने वाला है। अब इससे समझेगा तुम्हें थर्मोडायनामिक वर्क, क्यों वर्क पढ़वाना पड़ता है, क्या उसके मायने हैं। दूसरा तुम्हें समझेगा इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक। थर्ड तुम्हें समझेगा अलग अलग प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और तुम्हें आइडिया आएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। ये सब पढ़ाता है कौन? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये सब समझाएगा कौन? दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो पढ़ते हैं इसे क्लियर, डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लॉ समझेंगे, फिर लॉ के मायने क्या है वो समझेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी वर्क ये क्या चीज़ है ये समझेंगे, फिर वर्क क्यों पढ़ना पड़ता है ये समझेंगे। क्लियर? अन ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा टॉपिक होगा। ये अगर तुम्हारा ख़त्म हो गया तो ऐसा समझो इस साल के लिए तुम्हारे बोर्ड्स के जो प्रिपरेशंस है रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसके आगे का पूरा सिलेबस कट चुका है। हम पढ़ेंगे पूरा, बट तुम्हें सिर्फ इतना ही समझना है। सो खुशियाँ मनाओ, इट इज़ अ लास्ट टॉपिक फॉर अ बोर्ड प्रिपरेशन एंड इट इज़ अ फर्स्ट टॉपिक फॉर अ एंट्रेंस प्रिपरेशन बाय द वे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ में। क्लियर है मेरी बात? सो हम देखते हैं फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि हमने पहले ही सोचा था, क्या सोचे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझे हुए प्रोसेसेस नहीं समझेगी। सो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट व्हाट? थर्मोडायनामिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हीट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट व्हाट, कि वो कहता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या कहता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड आपको तो पता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। सो ये क्या कहता है? जैसे बाकी एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, हीट भी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हर एक एनर्जी टोटल यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है, हीट एनर्जी भी टोटल यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। पाएगी कोई भी सिस्टम एनर्जी को कंज्यूम करती है, फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वर्क परफॉर्म होता है। बराबर है? बराबर है। जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वगैरह वगैरह। ये सारे जो ढकोसले हैं काय के एनर्जी के, वो सारे हीट एनर्जी भी फॉलो करेगी। ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और वो समझा के भी देता और प्रूव भी करके देता और गिनना भी सिखाता। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ऐसा और लुक लेना होगा या थोड़ा सा समझना होगा डिटेल में। समझो एक बॉडी है, ध्यान से। इस बॉडी को तुमने हीट दी, क्या दी? हीट। तो क्या होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे हीट देंगे वैसे इसके जो एटम्स होंगे ना,
ध्यान से, जैसे तुम इसे क्या दोगे, हीट, ये ना बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अब तुम्हें समझना है कि जैसे तुम इसे क्या दोगे, हीट, ये मॉलिक्यूल उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होना चालू हो जाएंगे। हाँ या ना? और जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतने ज़्यादा कोलाइड होंगे, और जितने ताकत से वो कोलाइड होंगे उतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? सो ये जो एनर्जी होगी, जो क्या बढ़ाएगी, टेम्परेचर, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। ये तो वो सब्सटेंस खुद के अंदर जो गेन कर ली जाएगी। कहा? द इंटरनल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, उनके पास ये एनर्जी रहेगी, वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे, खुद का क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर। ऐसा ही तो होता है। और क्या होगा, ये सिस्टम एक्सपांड होना चाहेगी। क्या होना चाहेगी? एक्सपांड। एक्सपांड होना चाहेगी मतलब बेसिकली खुद की साइज बढ़ाना चाहेगी। हाँ या ना? बट हमें पता है जब भी एक आधी सिस्टम हम सराउंडिंग में रखते हैं तो सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं उनका उसके ऊपर प्रेशर होता है। जैसे अपनी सराउंडिंग कौन है? अपना एटमॉस्फेयर। अपने एटमॉस्फेयर का अपने ऊपर प्रेशर है कि नहीं है? एक दबाव है ना। प्रेशर मतलब बेसिकली हर जगह कितना फोर्स है, दैट इज हर जगह का फोर्स। इसे सिंपल रखना, प्रेशर इज नथिंग बट अ फोर्स ही, एक एक जगह का। जब पूरे एरिया पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो तो हर जगह कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर। सो प्रेशर इज नथिंग बट अ फोर्स, सिर्फ एक एरिया का, एक जगह का। क्लियर है? तो हर जगह इसका क्या लग रहा होगा, प्रेशर। दबाव होगा, दैट इज हर जगह पे फोर्स होगा। किसका होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? हवा का। तो अगर इसे एक्सपांड होना है ना भाई, तो ये जो प्रेशर है जो इसे दबा के रख रहा है, इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। ये हमने 11th में देखा था, याद होगा तुम्हें, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तब मैंने कहा भी था कि ये हीट में आएगा। तो ये वर्क हम डबल से पढ़ेंगे, नो डाउट, तुम अभी इसका टेंशन मत लो। बट तुम अभी सिर्फ समझो, बस मानो तुम्हें सिर्फ डब्ल्यू। क्लियर? सो मैं बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो वर्क करेगा। यस और नो? इतना समझा गया? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं एक आधे बॉडी को क्या देता हूँ, हीट, तो वो दो चीज़ें करता है। एक तो उसके एटम में वो एनर्जी बांट देता, जिसके वजह से वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते। सही है? तो उनका बढ़ता भाई टेम्परेचर। मतलब अब मैं अलग भाषा में बात करता हूँ। सो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली, अब अपने लैंग्वेज में, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऐसा ही बोलते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ करता मतलब उसके एटम के पास वो एनर्जी चली जाती। सो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज और गेन बाय द एटम, जिसके वजह से वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे। सो अब इन एटम के पास एनर्जी आ गई। अब क्या होगा कि वो एक्सपांड भी होना चाहेगा। एक्सपांड होना चाहेगा मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा, एक्सटर्नल जो प्रेशर, दैट इज अ फोर्स होगा जो उसे दबा के रख रहा है, जिसका उसके ऊपर दबाव है, उसके अगेंस्ट एक्सपांड होने के लिए वो वर्क करेगा। एंड वी नो दैट अ सिंपल कंसेप्ट कि जब भी वर्क होता है तब एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हाँ या ना? तो जब वो वर्क करेगा ना, तो उसकी पास की एनर्जी वर्क करने के लिए, और कौन से फॉर्म में वो गई ये ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि हीट पॉइंट ऑफ व्यू, देखो जैसे अपन सोचे कि समझो मैंने एक सिस्टम बनाई, तो इसने अगर एनर्जी कन्वर्ट करके लॉस कर दी अदर फॉर्म में, तो लेने वाले तो कितने जन हो गए? हवा, क्योंकि हीट तो हवा भी ले सकती, पानी, वहाँ का मच्छर, वो झाड़, तुम, मैं, रास्ता, गाड़ी, गाड़ी का इंजन, मिरर, धूल, मट्टी, सब जन हीट लेंगे। तो इतने जनों के पास वो एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में है? वो विंड एनर्जी के फॉर्म में है, कि वो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हीट कैपेसिटी के फॉर्म में है। क्लियर? हीट कैपेसिटी तो समझती ना, कि वो कोई तो भी सब्सटेंस को मेल्ट करने के फॉर्म में, दैट इज अ लैटेंट हीट के फॉर्म में है। 10वीं याद आ रही है कि हीट एनर्जी यूज फॉर टू पर्पज, एट हीट कैपेसिटी दैट इज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए। सही है? या फिर वो हीट एनर्जी कोई तो भी सोलर प्लेट ने एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, या वो एनर्जी किसी तो भी मटेरियल पे यूज़ होके फायर के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में ट्रैवल कर रही। सो तुम्हें ऐसे अलग अलग फॉर्म, जिस फॉर्म में वो लॉस हुई, वो निकलना पॉसिबल है क्या? नहीं। बट हमें ये ज़रूर पता है कि इन सबको उतनी ही एनर्जी मिली होगी, उतनी ही, मतलब इसके फॉर्म में लाइट, हवा के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लैटेंट हीट के फॉर्म में, भी उतनी एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी जितना मैंने क्या किया होगा, वर्क। क्या मेरी बात सही है? तो मैं इतने फॉर्म ऑफ एनर्जी ढूंढते बैठने से ये कहता हूँ कि मेरी हीट एनर्जी जो मैं बॉडी को देता हूँ, वो दो टाइप में रहती है। एक तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ होती, मतलब वो एनर्जी के फॉर्म में ही रहती। सही है? और दूसरा, वो और एक टास्क परफॉर्म करती। कौन सा वाला? तो वो करती वर्क। किस बात का? अगेंस्ट अ सराउंडिंग। सही बात है। वो वर्क करती, मतलब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चली जाती। मतलब बेसिकली हीट एनर्जी भी अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट होती, न वो कंज्यूम हुई, या वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, मतलब थर्मल एनर्जी जो आई, तो जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो वहाँ पे क्रिएट नहीं हुई, बेसिकली वो हीट एनर्जी से ही कन्वर्ट हुई। या कहीं पे तो भी वो हीट लॉस होने के वजह से कोई तो भी बॉडी को लैटेंट हीट मिली, मतलब उस बॉडी ने वो लैटेंट हीट क्रिएट नहीं की, बेसिकली इसी हीट एनर्जी का वो कन्वर्जन है। कहीं पे हवा तेज भागने लग गई उस हीट की वजह से, मतलब हीट को, उस हवा को विंड एनर्जी नहीं मिली, बेसिकली इसी हीट एनर्जी के, मतलब वहाँ पे एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, न यहाँ पे हीट डिस्ट्रॉय हुई, बेसिकली वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई। क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, उसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं, मतलब इन्हें मैकेनिकल एनर्जी मिली। हाँ या ना? इन्होंने स्टेट चेंज की, मतलब एक दूसरे से दूर गए, मतलब इनके बीच में जाके एनर्जी स्टोर्ड हो गई, दैट इज क्या होती है यूज। तो बेसिकली एक तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ताकत ताकत से कोलाइड होते होंगे, या वो स्टेट अगर चेंज करती है तो इन पोटेंशियल एनर्जी जाके वो स्टोर्ड होती होगी, है कि नहीं? और जब वो एक्सपांड होती अगेंस्ट एटमॉस्फियर, तो वो वर्क करती होगी, मतलब वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी। मतलब हीट एनर्जी एक तो मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एटम के पास रह सकती है, सो दैट उसका टेम्परेचर बदल सकता, या दो एटम के बीच में जाके स्टोर्ड हो सकती, सो दैट उसकी स्टेट चेंज हो सकती, दैट इज एज अ लैटेंट हीट। या फिर ये सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग एक्सपांड होके, जैसे गैसेस होगी, अब गैस और एक्सपांड होके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर क्या करती होगी, वर्क, तो एटमॉस्फेयर में लॉस होती होगी।
हाँ या ना? इससे ज़्यादा कुछ हो सकता क्या? बट इन तीनों फॉर्म में क्या एनर्जी, हीट एनर्जी खत्म हो रही है क्या? नहीं, वो एनर्जी बेसिकली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या हो रही है, कन्वर्ट, क्योंकि वो वर्क करती नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाती। हाँ या ना? वो एक्सपैंड हो रही, वो स्टेट चेंज होके एक्सपैंड हो, या गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर जाके एक्सपैंड हो, वो वर्क ही कर रहे, किसके खिलाफ, एटमॉस्फेयर के खिलाफ। तो एक तो वो वर्क कर रहे मतलब हीट एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। सो इसका मतलब क्या हीट एनर्जी खत्म हुई? नहीं, वो बाकी एनर्जी जैसा ही क्या परफॉर्म कर रही, वर्क मतलब अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, खत्म हो रही क्या? नहीं। या फिर वो क्या करवा सकती, टेम्परेचर बढ़ा सकती, टेम्परेचर बढ़ा सकती मतलब हर एटम के पास क्या आएगी, एनर्जी, उस एटम में जाके वो स्टोर्ड होगी, या वो एटम वो क्या करेगा, उससे मूव होगा ताकत ताकत से, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे, मतलब एक तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी या उसमें स्टोर्ड होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इन शॉर्ट मैकेनिकल एनर्जी रहेगी मोशन करने वाली, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो एब्जॉर्ब करो उसकी वजह से मूव हो, मुझे कोई फर्क नहीं गिर रहा, बस वो एटम के पास रह रही, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हुआ ना, अनस्टेबल हुआ तो एक दूसरे के ऊपर वो कोलाइड होंगे ताकत ताकत से, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो टेम्परेचर बढ़ा मतलब उसके पास एनर्जी है, ये तुम मान लोगे, क्योंकि टेम्परेचर तो तब भी बढ़ेगा ना जब एटम एक दूसरे के ऊपर, देखो पहले कोलाइड हो रहे थे उसका टेम्परेचर टी था, अब मुझे ऐसा दिखा कि उसका टेम्परेचर पहले टी मतलब 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हुआ, तो अब वो उतनी ताकत से कोलाइड हो रहे क्या? नहीं, मतलब इसके पास एटम के पास एनर्जी बढ़ गई, अब उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के अनस्टेबिलिटी बढ़ाई, या काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो ताकत से एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहा, मुझे कोई फर्क नहीं गिर रहा, बट इसने बेसिकली एक मैकेनिकल एनर्जी ली जिसकी वजह से अब वो मोशन कर रहा, मोशन करने के वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा, हाँ या ना? उसका टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी उसके पास है, मतलब हीट एनर्जी एक तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती, क्या बढ़ाती, टेम्परेचर, या फिर वो एक्सपांड हो जाती, एक्सपांड होती तो अगेंस्ट प्रेशर, प्रेशर तो उसे एक्सपांड होने से रोकता ना, दबा के रखता, तो उसके खिलाफ क्या करती, वर्क, बट हमें पता है जब भी वर्क होता है तब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हाँ या ना? तभी तो वर्क होगा। सो बेसिकली हीट एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही जाती होगी अगर वो क्या कर सकती है, वर्क, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनर्जी लॉज नो वर्क इज पॉसिबल विदाउट अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। वन एनर्जी कंज्यूम होके दूसरी एनर्जी जब क्रिएट होगी तभी तो वर्क हो सकता, दैट इज अ जूल्स का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बस यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो एनर्जी के क्राइटेरियाज है कि नहीं, वो सारे हीट एनर्जी फॉलो करती। हीट एनर्जी हमें वर्क करते हुए दिखती है, टेम्परेचर बढ़ाते हुए दिखती है, टेम्परेचर मैकेनिकल एनर्जी की वजह से बढ़ता है, ये हमें पता है, वर्क हो रहा है मतलब बेसिकली एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या हो रही होगी, कन्वर्ट ही हो रही होगी। सो हीट एनर्जी भी बाकी एनर्जी जैसी ही अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होके वर्क भी कर सकती, हाँ या ना? अन ये एनर्जी एटम के पास स्टोर्ड भी हो सकती, वो एटम गेन भी कर सकते, एंड उसके वजह से मोशन भी परफॉर्म कर सकते, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी में भी जा सकती। बट जब हम वर्क की बात करते हैं, जब वो एक्सपांशन वाला तुम वर्क कंसिडर करते हो, तो तुम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो तुम्हारी सराउंडिंग है, सो हीट एनर्जी की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडीज कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो सारे उस एनर्जी को लेके कौन से फॉर्म में घुमा रहे हैं हमें नहीं पता, तो इतने सारे फॉर्म एक एक निकाल के गिनने से अच्छा है कि हमें पता है, क्या पता है कि वर्क जितना होगा उतनी एनर्जी अदर फॉर्म में गई होगी। सो अगर तुम उसकी टेम्परेचर बढ़ाने की एनर्जी गिन ले और उसने कितना वर्क किया ये गिन ले, तो तुम ये भी गिन सकते हो कि उसने कितनी हीट गेन की थी, या तुमने उसका टेम्परेचर कम किए और उसके एक्सपांड की जगह उसे कॉम्प्रेस किए तो वो तुम्हें कितनी हीट दे सकता है, तुम ये भी निकाल सकते।
क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हीट देने से एक तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा, वर्क। और दोनों हो रहे मतलब एनर्जी खत्म नहीं हो रही। वो बॉडी ने उस एनर्जी का गेन कर लिया, मतलब उसे खा नहीं लिया, उसे कन्वर्ट किया। टेम्परेचर बढ़ाया मतलब काय में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी ने वर्क किया मतलब बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया होगा। क्लियर? सो ये कहना है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। ध्यान से समझो कि एकाधे बॉडी को अगर तुम हीट दोगे तो बॉडी उससे टेम्परेचर बढ़ाएगी, प्लस वर्क करेगी। और ये दोनों चीज़ों के लिए बेसिकली क्या लगती है, एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी दो फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एक कौन सी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली एनर्जी, एक मतलब वर्क करने के लिए। बराबर बराबर। सो हीट एनर्जी ये दो टास्क करेगी, मतलब बेसिकली वो एनर्जी का ही काम करेगी। सो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि एक आधे बॉडी ने हीट ले ली तो वो हीट गायब हो जाएगी, बट उसका तुम्हें क्या बढ़ा हुआ दिखेगा, टेम्परेचर, वो क्या हुई हुई दिखेगी, एक्सपांड। अगर तुमने उसे एक्सपांड नहीं होने दिया तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी, और अगर तुमने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, मतलब एक्सपांड होगी। और ये दोनों टास्क कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ही हो रहे। हाँ या ना? सो हीट एनर्जी भी बाकी एनर्जी की जैसे ख़त्म नहीं होती, वो दो टास्क कर सकती। एक तो वो टेम्परेचर बढ़ा सकती, या वो क्या कर सकती, वर्क। अगर आपने वर्क नहीं होने दिया तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी ना, अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। क्लियर? और इसका मतलब हीट एनर्जी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट। वो भी टोटल क्या रहती है, कांस्टेंट। वो भी क्या नहीं होती है, ख़त्म। वो भी सिर्फ क्या हो सकती है, कन्वर्ट। मतलब बेसिकली अगर हीट एनर्जी का ये लॉ फर्स्ट लॉ है तो फर्स्ट लॉ नथिंग बट तुम्हें क्या समझा रहा है, हीट एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस और नो? मतलब तुम अगर फर्स्ट लॉ समझ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स का तो तुम नथिंग बट क्या लगा रहे हो कि बाकी एनर्जी जैसे हीट भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होके उसके टास्क परफॉर्म करती, बिकॉज एनर्जी इज अ एबिलिटी टू परफॉर्म दी वर्क। ये समझा क्या? इतना समझा? पक्का? अब एक एटम जब एनर्जी क्या कर लेता, गेन कर लेता, तो कुछ एनर्जी खुद के अंदर समा के रखता और कुछ एनर्जी से भागने लग जाता। जितनी एनर्जी वो खुद के अंदर स्टोर्ड रखता उससे वो अनस्टेबल होता, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी, प्लस प्लस वो भागने लग जाता, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी के वजह से वो दूसरे एटम के ऊपर जाके ताकत से क्या होता, कोलाइड। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से वो अनस्टेबल होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो भागने लग जाता, और वो उसके ऊपर जाके ताकत से क्या हो जाता, कोलाइड। तो उसका क्या बढ़ता, टेम्परेचर। सो मैं इन शॉर्ट क्या कह रहा हूँ, देखो कि टेम्परेचर तब बढ़ता है जब उसके पास मैकेनिकल एनर्जी आती। हाँ या ना? किसके पास, उस सिस्टम के ईच एंड एवरी एटम के पास। मतलब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जो किसके वजह से मिली है, तो मैं कह रहा हूँ हीट की वजह से मिली है। तो ये कहाँ समा जाती या कहाँ ट्रैप हो जाती, एटम के अंदर अंदर। अरे हाँ या ना? जैसे हमें बाहर दिखती क्या नहीं, बाहर सिर्फ हमें क्या बढ़ा हुआ दिखता है, टेम्परेचर। सो इस एनर्जी को वो वाली सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेती और हमें क्या इंडिकेट करती, टेम्परेचर। तो हम क्या बोलते हैं, उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ी, थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी बढ़ी मतलब किसके पास की एनर्जी बढ़ी, एटम्स के पास की। एटम्स, मॉलिक्यूल जो कुछ है उनके पास की, जिसके वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे, कोलाइड। वो कोलाइड होते हुए हमें दिखते क्या नहीं, हमें तो सिर्फ टेम्परेचर दिखता, मतलब वो एनर्जी उसके अंदर चली गई अब। हाँ या ना? उसके अंदर अगर वो एनर्जी चली गई, इसलिए थर्मल एनर्जी का एक और नाम रखा जाता है इन अ थर्मोडायनामिक स्टडी, दैट इज कॉल्ड अंदर की एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी, इंटरनल एनर्जी।
सो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, थर्मल एनर्जी, जो बेसिकली क्या बढ़ाएगी, टेम्परेचर। क्लियर? एंड ये दिखाई जाती है यू से। अब तुम्हें अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, तुम बोलोगे जो एटम के पास है, जो टेम्परेचर बढ़ाती है, थर्मल एनर्जी। नहीं, मैं बोलूँगा तुम एक ही बात नहीं, कि जो हीट एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करके उसके एटम मॉलिक्यूल्स के पास इन अ फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, कोलाइड, क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, मतलब बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वो सिस्टम के पास जितनी कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, किसके पास, वो सिस्टम के पार्ट्स के पास, द एनर्जी कंटेन बाय कौन सी, मैकेनिकल, द मैकेनिकल एनर्जी कंटेन बाय द पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। वो जो पार्ट है सिस्टम के, मॉलिक्यूल, मोल्स, एटम, जो कुछ है, उन्होंने जो एनर्जी कंटेन करके रखी है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, जिसके वजह से वो अनस्टेबल होकर एक दूसरे के ऊपर ताकत से क्या हो रहे हैं, कोलाइड। कोलाइड होने से क्या बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। ये जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी, अनस्टेबल एनर्जी यूज़ होती है, उसका नाम क्या रखा है थर्मोडायनामिक सिस्टम ने, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब तुम्हें एक बड़ा सा ब्रह्मांड का सच बताता हूँ। हम सबका स्टार कौन है? सन, जो हमें एनर्जी दे रहा है, कौन सी? हीट। हम सब, पूरा मैटर अर्थ का जो भी बना है, या पूरे यूनिवर्स में कोई तो भी स्टार एनर्जी के सोर्सेस है। हम जो सब बने हैं, तो जब हमें एक वॉल्यूम बनता है, तुम्हें तो पता है कि जब भी एक आधे सिस्टम का क्या बनता है, वॉल्यूम, उसका कुछ तो भी टेम्परेचर होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, अब तुम समझो। अगर टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0, तो अगर एब्सोल्यूट 0 तभी होता है जब वॉल्यूम इक्वल टू 0 होना चाहिए। केल्विन्स के लिए याद है? याद है क्या? जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो एक्चुअल 0 नहीं होता है, दैट इज अ -273 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफिकली वॉल्यूम 0 हो सकता, उसे हम 0 केल्विन कह सकते। बट 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितना होता है? 0। अब तुम मुझे कोई भी बताओ, दुनिया का कोई भी मैटर जो बना होगा, मतलब अगर हम कोई भी सिस्टम लेंगे, कोई भी सिस्टम जिसका हमें थर्मोडायनामिक स्टडी करना है, कोई भी लो ना, क्या उसे वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर उसे वॉल्यूम होगा तो क्या उसका एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पॉसिबल है, 0 केल्विन? तो तुम बोलोगे सर नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम है मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम है मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, नो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है मतलब वो थोड़े तो डिस्टर्ब होंगे ही, तो एक दूसरे के ऊपर थोड़े तो कोलाइड हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें स्टार, सन लाइक चीज़ों से कुछ तो भी हीट तो मिल ही रही होंगी, क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारी बॉडीज़ थी जिन्होंने उसे हीट दे ही रही होंगे, और वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे होंगे, तो वो टेम्परेचर तो बना ही रहे होंगे, हाँ या ना? क्योंकि एब्सोल्यूट 0 करना अगर है तो वो तभी पॉसिबल है जब वॉल्यूम 0 रहेगा, नहीं तो टेम्परेचर तो बनेगा। ये तो हमें पता है कि नहीं है? तो मैं ये बोल रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कोई सिस्टम नहीं बन सकती जिसका वॉल्यूम 0 हो, मतलब जिसका टेम्परेचर 0 हो। और अगर उसका टेम्परेचर 0 नहीं है, इसका मतलब उसके पास थर्मल एनर्जी ऑलरेडी है, हाँ या ना? थर्मल एनर्जी है मतलब बेसिकली उसके पास कौन सी वाली एनर्जी अपने थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग? इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना? और अगर उसके पास इंटरनल एनर्जी है ना, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर उसके पास इंटरनल एनर्जी है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे होंगे, ठीक है? वो कोलाइड होते होते एक्सपांड भी तो हो रहे होंगे, क्योंकि उसने अगर वॉल्यूम बनाया है तो अगर पहले उसका वॉल्यूम एकदम कम हुआ होगा, तो जब एटम को एटम जुड़ा होगा तो वो एक्सपांड भी तो हुआ होगा, तो उसने एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ वर्क भी किया होगा, हाँ या ना?
मतलब वो कोई भी जब सिस्टम बनती है तो वो सिस्टम का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है मतलब वो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में ऑलरेडी एक्सपांड हो चुकी है, मतलब उसने ऑलरेडी वर्क कर चुका है। सेकेंड, उसका कुछ तो भी टेम्परेचर भी होता है, मतलब उसके पास इंटरनल एनर्जी भी होती है, हाँ या ना। बट ये दो चीज़ों के लिए तो क्या लगती है, हीट। तो उसके पास, इसका मतलब ये दो चीज़ें, मतलब उसके पास हीट होती है। तो उसके पास हीट कहाँ से आती है, तो वो एटमॉस्फेयर में बना होगा, तो उसके सराउंडिंग के वजह से, या फिर वो जो गैलेक्सी में वो स्टार के वजह से उसे हीट मिली होगी। यस और नो। इन शॉर्ट मेरा क्या कहना है कि ये दो चीज़ें तो हर एक के पास है, तुम्हारे पास भी है। तुम गैस पे समझो, ऐसा समझो कि तुमने एक पॉट रख दिया, उस पॉट में पानी है। अब तुम यहाँ से बर्नर चालू करने वाले हो, क्या वो चालू करने के पहले वो वाले पानी का कुछ वॉल्यूम है कि नहीं है ना वाह। इससे कम वॉल्यूम अपन ले सकते थे अगर हम उसे और ठंडा करें, तो उसका ऑलरेडी कुछ तो भी टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हाँ या ना। उसका कुछ तो भी वॉल्यूम भी होगा, मतलब उसने एटमॉस्फेयर में जगह भी ली अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब बेसिकली उसने वो दोनों काम किए जो हीट और एनर्जी ने करने चाहिए थे। इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी उसने हीट एनर्जी का गेन कर रखा है। यस और नो। किसी का भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो तो होता नहीं, मतलब हर एक का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो रहेगा, और कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा मतलब उसके पास ऑलरेडी हीट एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी। तो जब जब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी सिस्टम है इन सब में, उसके पास ऑलरेडी वो वाली प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अ टेम्परेचर एंड दैट इज़ अ वर्क, जो हीट की वजह से आती है। इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी हीट है ना, है कि नहीं है। तो जब मैं एक बॉडी को हीट देता हूँ और वो वाली सिस्टम जब उसका गेन करती है, तो उसे हीट मिलती नहीं, उसकी हीट चेंज होती। अब तुम बोलोगे सर क्या फ़र्क, क्या बोल रहे हो। दोनों में फ़र्क है। जब मेरे पास बिल्कुल ही हीट नहीं थी, मेरे पास ज़ीरो हीट अगर होती थी और तुम मुझे हीट देते थे, तो मैं बोलता था मुझे हीट मिली, हाँ या ना। तो मैं बोलता था कि तुमने मुझे क्यू हीट दी, समझो ना। क्यू, क्यू मतलब क्यू इज़ अ सिंबल फॉर अ चार्ज और समथिंग ज़्यादा होना ग्रीक में। और वो जो लोग थे हीट को भी कुछ तो भी स्पेशल कहते थे पहले, इसलिए उन्होंने उसका भी लेटर क्यू रखा था, लाइक अ चार्ज, कुछ तो भी ज़्यादा का होना। फिर बाद में पता चला कि ये कुछ तो भी ज़्यादा का नहीं है, ये हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसे ये कोई सिंबल की ज़रूरत नहीं, इसलिए हीट के सिंबल तुम्हें क्यू दिखेंगे पूरे सिलेबस में। और इतना सारा हिस्ट्री बदलाने को नहीं पड़ता, उससे अच्छा सिंबल रट लेना पड़ता। क्लियर। बराबर, ठीक है, अपन एच लेते। तो अगर मैं इसे हीट कितनी देता था, एच, चला, और इसकी हीट एनर्जी पहले 0 होती थी, तो अब इसकी हीट एनर्जी होती थी एच, क्योंकि तुमने इसे एच दी, पहले इसके पास 0 थी। बट अगर तुम उसे हीट एच देते थे एंड पहले उसके पास हीट H1 होती थी, तो अब इसके पास हीट H या H1 नहीं होती थी, अब उसके पास हीट होती थी H1 प्लस H। तो मैं बोल रहा था H क्या है, तो मैं बोलता था H इज अ चेंज इन अ हीट। उतने से उसकी हीट चेंज हुई, मतलब वो कितनी हो गई, H2, तो व्हाट इज अ H, तो मैं बोलता था H2 माइनस H1, दैट इज H1 प्लस H माइनस H1, दैट इज अ H। सो व्हाट इज अ H, नाउ H इज अ चेंज। समझ रहा है। तो जो हीट हम बॉडी को सप्लाई करते हैं, उतनी हीट बॉडी के पास नहीं आती, उतनी हीट उस बॉडी की चेंज होती है, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी कंटेन अ सम हीट, बिकॉज इट हैज सम टेम्परेचर, इट हैज सम वॉल्यूम। क्योंकि हम उसका वॉल्यूम नहीं बनाते, हम उसका वॉल्यूम चेंज करते, क्योंकि वॉल्यूम उसके पास ऑलरेडी रहता।
क्या मेरी बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है? उसका टेम्परेचर भी ऑलरेडी रहता, हम उसे जब हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बनता, उसका टेम्परेचर बनता नहीं, बदलता। मतलब उसके पास टेम्परेचर रहता, मतलब ऑलरेडी उसके पास इंटरनल एनर्जी रहती, मेरे हीट देने से बस उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती। समझ रहा है? समझ रहा है? सो जब मैं एक बॉडी को क्या देता हूँ, हीट, तो समझो मैंने हीट कितनी दी, Q। तो ये Q हीट के वजह से उस बॉडी को इंटरनल एनर्जी नहीं मिली, उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। अरे हाँ या ना? सो हीट इज इक्वल टू क्या रहेगा कि कितनी उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी, क्योंकि हीट की वजह से क्या बनती है, इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी बनती मतलब हमें उसका क्या दिखता है, टेम्परेचर। बट हर बॉडी का ऑलरेडी क्या होता है, टेम्परेचर। मतलब अपन एक सिस्टम ड्रॉ करते, उसका कुछ तो भी टेम्परेचर है, मतलब उसके पास ऑलरेडी कुछ तो भी इंटरनल एनर्जी है इनिशियली। हाँ या ना? उसका ऑलरेडी कुछ तो भी वॉल्यूम है, दैट इज अ V1। जब हम उसे हीट देते तो अब क्या हो जाता, हीट देने से क्या होता, इंटरनल एनर्जी मिलती। तो उसके पास तो ऑलरेडी थी, तो अब इसकी हीट देने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझो वो कितनी बन जाएगी, U2। उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड। मतलब वो क्या परफॉर्म करेगा, वर्क। सही है? उसका वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब वो क्या बनाएगा, उसका वॉल्यूम नहीं बनाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज करेगा अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, मतलब उसके ऊपर क्या करेगा, वर्क। सही बात है? सो अगर मैंने एक बॉडी को क्या दी, हीट, तो वो क्या क्या करेगी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बदलाएगी, दैट इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, एंड प्लस उसके ऊपर क्या कराएगी, वर्क। क्लियर? इनिशियली जब सिस्टम बन रही होगी तब उस बॉडी को क्या मिली होगी, हीट। हीट मिलने के वजह से उस बॉडी ने सबसे पहले उसका क्या बनाया होगा, टेम्परेचर, और उसके बाद उसका क्या बनाया होगा, वॉल्यूम। और इस प्रकार से वो सिस्टम बनी होगी, क्या क्या बना के, टेम्परेचर एंड क्या बना के, वॉल्यूम। किसके हेल्प से, हीट के हेल्प से। ऐसी बनती है सिस्टम। जैसे एक प्लांट बनता, तो प्लांट बनता तो वो सन एनर्जी से हीट एब्जॉर्ब करता, और वो पेड़ बड़ा बड़ा होता जाता, वो पेड़ बड़ा तो होता ही, प्लस उसका कुछ तो भी टेम्परेचर भी बनता। मतलब वो वाले प्लांट नाम के एक सिस्टम ने हीट एनर्जी लेके खुद का एक टेम्परेचर बनाया और एक वॉल्यूम बनाया। तो ऐसे हर ही सिस्टम हीट लेके खुद का क्या क्या बना सकती है, टेम्परेचर, वॉल्यूम। बट जो हम सिस्टम लेंगे वो ऑलरेडी बनी होगी, उसका ऑलरेडी कुछ तो भी क्या होगा, टेम्परेचर, उसका ऑलरेडी कुछ तो भी क्या होगा, वॉल्यूम। अब जब हम उसे हीट देंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा। हम क्या बोलेंगे फिर, हमारे हीट देने से उसका टेम्परेचर तो ऑलरेडी था, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब बेसिकली उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और उसका वॉल्यूम बढ़ा, मतलब उसने वर्क परफॉर्म किया। हाँ या ना? अब वॉल्यूम बढ़ने से वर्क कैसे होता है ये तो मैं तुम्हें प्रूव करके दे चुका हूँ बेसिक में, 11th में। अभी फिर से करके दूंगा। क्लियर? दैट इज P इंटू डेल्टा V। याद है क्या? ऐसा कुछ तो भी प्रूव करके दिया था, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अभी फिर से प्रूव करके दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? क्लियर? इतना समझा क्या? इतना समझा क्या, पहले बोलो। तो एक सिस्टम को अगर हम क्या देंगे, हीट, तो खुद की क्या बदलाएगी, इंटरनल एनर्जी, बराबर। और वो क्या करेगी, वर्क।
अब तुम मुझे जवाब दो कि इस सिस्टम से अगर हमें हीट बाहर निकलवानी है कोई भी मेथड से, तो उसे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी? तो कम करनी होगी। उसे एक्सपांड होना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई प्लस उसने खुद की इंटरनल एनर्जी क्या कर दी, कम, तो हीट बाहर गिर सकती। अब जितनी इंटरनल एनर्जी वो कम करेगी, जितना वो कॉन्ट्रैक्ट का वर्क करेगी, उतनी हीट बाहर गिरेगी। यस और नो? ये समझा? पक्का? ना। अब सवाल क्या है, और तुम्हें एक बात समझाता हूँ। बहुत सारे मिथ्य खुलेंगे आज, समझो। ये पार्टिकल है, इनकी बॉन्डिंग है। अब ये जो बॉन्डिंग होती है वो हर एक मैटर में अलग अलग स्ट्रॉन्ग होती है। सही है? इतना तो मानते हो कि सब में अट्रैक्शन सेम होता है? मतलब जितना अट्रैक्शन आयरन में है, क्या उतना ही सोडियम में है? क्या उतना ही पोटेशियम में है? क्या उतना ही NaCl मॉलिक्यूल में रहेगा? क्या उतना ही कार्बन में रहेगा? क्या उतना ही डायमंड में है? नहीं, सब में अलग अलग है। कंफर्म? सो कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि सपोज मैंने 100 जूल हीट दी। कितने जूल? 100 जूल। तो 100 जूल में जितना टेम्परेचर 0 से लेकर समथिंग वैल्यू तक आयरन का बढ़ेगा, मतलब ऐसा समझो 50 डिग्री सेल्सियस, क्या उतना ही कॉपर का बढ़ेगा? क्या उतना ही सोडियम का बढ़ेगा? क्या उतना ही कार्बन का बढ़ेगा 100 जूल से? नहीं, क्योंकि सबका अट्रैक्शन क्या है, अलग अलग। यस और नो? क्या ये बात तुम्हें समझी है? पहले बताओ, क्या मैंने 100 जूल हीट दी, आयरन को दी, तो उसका अगर 50 बढ़ रहा है, तो क्या कॉपर का भी 50 ही बढ़ेगा, सोडियम का भी 50 ही बढ़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर एक को अलग अलग ऑफ एनर्जी लगती है, हर एक की हीट कैपेसिटी अलग होती है। 1 डिग्री को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, हाँ या ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सिस्टम जो बनी है उसका टेम्परेचर समझो 100 डिग्री है, तो क्या तुम बता सकते हो कि उसने कितनी इंटरनल एनर्जी ली होगी या उसकी कितनी इंटरनल एनर्जी होगी? तुम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि जब उसने एनर्जी ली होगी तो उसने कितनी स्टोर की होगी और कितने ताकत से वो कोलाइड हुआ होगा। हाँ या ना? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर बना होगा उतना टेम्परेचर बनाने के लिए इतनी ही एनर्जी लगती, ये कोई रूल नहीं है। क्लियर? और ओरिजिनली वो कितने दूर या कितने पास होगा जब वो 0 केल्विन पे होगा, तो तुम्हें नहीं पता होगा। पक्का? पक्का मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बट मैं एकादे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकता, बट मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकता। तुम बोलोगे सर कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि हीट देने से अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सो जो प्रपोर्शन में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वो प्रपोर्शन में उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब अगर मैंने एक आधी सिस्टम को हीट दी, उसका चेंज इन टेम्परेचर गिन लिया, समझो हुआ वो 10 डिग्री से, ठीक है?
अब ये सिस्टम है, समझो तो सही, देखो कितनी जल्दी से आंसर निकलता है। ये सिस्टम है, इसको अपन ने 100 जूल हीट दी, कितनी जूल, 100। ये एक्सपांड हुआ और इसने वर्क डन किया अगेंस्ट सराउंडिंग। वो वर्क डन कैसे निकालना है मैं बाद में बताऊंगा। समझो वो हुआ 40 जूल का, कितने जूल का, 40 जूल का। तुमने हीट कितनी दी थी, 100 जूल। बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी बदली कितने से होगी। तुम बोलोगे सर 60 जूल से। टैलेंट लगा क्या कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम हीट दोगे तो उसका पहले कुछ तो भी टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर बदला मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बदली प्लस उसने वर्क किया, तुमने वर्क निकाल लिया, उसका वॉल्यूम कितना एक्सपांड हुआ वो वाला फॉर्मूला लगा के अगेंस्ट प्रेशर तुम्हें वर्क पता चला, तुमने कितनी हीट दी थी ये भी तुम्हें पता था, तो तुम्हें चेंज इन एनर्जी मिल गई, हाँ या ना। क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो तुम्हें ये पता है कि चेंज होती है तो तुम चेंज निकाल सकते। बट जब तुमने उसे हीट दी ही नहीं, अब समझो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी नहीं। तो अब उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है ये तो तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उसका टेम्परेचर तो पता है बट तुम्हें टेम्परेचर बताएगा नहीं ना कि वह उसके पास एनर्जी कितनी है, क्योंकि टेम्परेचर इज अ डिफरेंट थिंग एंड एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग। और अब तुम्हें नहीं पता ना कि उसके मॉलिक्यूल कितने क्लोज या कितने दूर थे, हाँ या ना। हाँ, तुम ये बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, बट तुम ये नहीं बता सकते कि उतना टेम्परेचर है मतलब उसके पास कितनी एनर्जी है। क्योंकि जिस स्टेट पे वो है, जितना टेम्परेचर उसके पास है, जो बॉन्डिंग उसके पास तब है, वो बॉन्डिंग उसकी 0 केल्विन पे तो भी होगी थोड़ी ना होगी। जब वो 0 केल्विन पे होगा तब शायद उसे ज़्यादा एनर्जी मिली होगी, तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, क्योंकि वो बहुत टाइटली बाउंडेड एंड बहुत ताकत से बाउंडेड होंगे। क्या मेरी बात समझ रही है? इसे ना बहुत धीरे से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ ना इसे बहुत मायने रखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये नहीं बता सकते कि टेम्परेचर की वजह से उसके पास कितनी एनर्जी है उस वाले स्टेट में, क्योंकि वो जो टेम्परेचर बना होगा वो 0 केल्विन से बना होगा, तो 0 केल्विन पे उस पर ज़्यादा एनर्जी लगी होगी, बाद में कम कम लगती गई होगी। तो आज जो टेम्परेचर बना उतना टेम्परेचर बनने के लिए उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की ये तुम नहीं बता सकते। बट तुम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते, क्योंकि वो इजी है, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हीट दोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी प्लस वर्क होगा। तुम वर्क का हीट को अगर इस डेटा को अगर तुमने मतलब लिख के रख दिया तो तुम ये निकाल सकते। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना पॉसिबल है, बट इंटरनल एनर्जी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इसका डेमोस्ट्रेशन लेते, समझो। पहले वो 0 केल्विन पे ऐसा बना था, तो 0 केल्विन के पास उसके पास थोड़ी भी अनस्टेबिलिटी नहीं होगी, तो जब उसे हमने हीट दी होगी तो स्टार्टिंग में 1-1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत हीट देनी पड़ती होगी, है या ना। फिर एक बार वो अनस्टेबल होना चालू हो गए, थोड़े फ्री हो गए, तो फिर वो जल्दी जल्दी कोलाइड होने लग गए, तो उनका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया। तो पहले 1 डिग्री के लिए 10 जूल लगते थे, फिर 1 डिग्री के लिए 1 ही जूल लगने लग गए। तो ऐसे 1 डिग्री के लिए 10 जूल, समझो मुझे 5 डिग्री सेल्सियस तक लगे। ये पता नहीं है, मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ। सो 5 डिग्री तक 0 डिग्री से मुझे 50 जूल खर्च होने, और उसके बाद 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 ही जूल लगे, तो टोटल मुझे कितने जूल लगे, 60 जूल। अगर मुझे टेम्परेचर बनाना है 15 डिग्री, तो मेरी सिस्टम अगर 15 डिग्री है तो उसने 60 जूल एनर्जी यूज़ की होगी। अब ऐसा मैं कब बोल सकता है, जब मुझे स्टार्टिंग में कितनी लगी होगी ये पता होगा। बट जो सिस्टम आज 50 डिग्री पे है वो 0 डिग्री पे कितनी एनर्जी लेती होगी ये थोड़ी ना मुझे पता है, क्योंकि मैं 0 केल्विन को कोई भी सिस्टम ले नहीं जा सकता, क्योंकि तब उसका वॉल्यूम 0 होगा, वॉल्यूम 0 की सिस्टम में बना नहीं सकता। तो मैं 0 केल्विन की बॉन्डिंग नहीं पढ़ सकता ना एब्सोल्यूट 0 की, तो वो टाइम पे मुझे कितनी हीट देनी पड़ी होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो मुझे नहीं पता। तो इतना जो टेम्परेचर बना उसके लिए उसने कितनी हीट का गेन किया है ये मैं नहीं बट
अब उसका टेम्परेचर मुझे पता है ना, अब उसका अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मुझे पता है उसकी इंटरनल एनर्जी बदली, मैंने हीट दी तो मुझे पता है हीट देने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी बदलती प्लस वो वर्क करता। तो अगर मैं इस वर्क की वैल्यू, इस हीट की एनर्जी की वैल्यू पता कर लूँ तो मुझे उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बहुत इजीली पता चल सकती। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम का ये लिमिटेशन भी है, ये अप्लीकेशन भी है कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते बट हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो 0 केल्विन से गिननी होगी। 0 केल्विन को हम सिस्टम नहीं ले जा सकते, तो हमें तब की बॉन्डिंग नहीं पता होती है। समझ रहा है? पक्का? पक्का? और वैसे भी हमें 0 केल्विन का क्या लेना देना है, हमारे पास तो सिस्टम ऑलरेडी रहेगी ना भाई। हमें तो उसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना होगा, मतलब हमें तो उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करने से लेना देना है। हमें तो बस हीट देने के बाद उसके साथ क्या होता है ये देखना है ना। हमें थोड़ी ना ये माता बच्ची करनी है। मतलब ये ऐसा होगा कि पिक्चर थी शाहरुख खान की, बट बीच में एक आधा दूसरा शाहिद कपूर आ गया तो हम शाहिद कपूर को देखने लग गए, वो नहीं था तो उसके लिए रोने लग गए। नहीं ना, पिक्चर शाहरुख खान वाली है तो शाहरुख खान हीट है, टेम्परेचर नहीं है। इसके वजह से क्या होता है ये पढ़ना है। क्लियर? सो मेरी बात समझी? तो हम कभी भी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। हमने चेंज निकाला, कोई बोलेगा सर चेंज मतलब U2 माइनस U1, समझो U1 की वैल्यू 0 है तो चेंज इज इक्वल टू U2, जो अपन ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी में करते थे। तो मैं बोलूँगा U1 0 मतलब एब्सोल्यूट 0 केल्विन को जाना, हाँ या ना? और वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ से लेकर यहाँ तक का चेंज करवाना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 0 केल्विन को सिस्टम ही नहीं होगी। सो इट इज़ नॉट ए डिफाइन थिंग। क्या निकालना? एक आधी इंटरनल एनर्जी निकालना। तो हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो नहीं निकाल सकते बट उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़रूर निकाल सकते बाय यूजिंग अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बात समझी है? सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेड लाइक अदर एनर्जी, हीट एनर्जी भी एनर्जी के ही काम करती है, वो भी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय वाला रूल लगाती है। जब वो एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है वर्क होता बराबर है वो, और वो कितनी रहती है तो वो बेसिकली दो काम करती है। एक तो वो टेम्परेचर बढ़ाती है, मतलब एज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी करवाती है, प्लस वर्क करवाती है। ये दोनों चीज़ें करती है हीट एनर्जी। मतलब हीट इंडिकेट की जाती है क्यू से, तो क्यू इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये दोनों काम कर रही है, मतलब वो एनर्जी के ही फॉर्म में है। हाँ या ना? क्या समझा? क्या पक्का? थर्मोडायनेमिक लॉ लगाते टाइम एक बहुत बढ़िया सी बात है, तुम्हें थर्मोडायनेमिक लॉ लगाते टाइम जो वर्क है उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करते हैं, बहुत मतलब ट्रिमेंडियस मैटर करेंगे इसमें कि वर्क पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, हीट पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, और तभी तुम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें ऐसी सिस्टम भी दी जाएगी जिसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी प्लस उसे कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो तब तुम्हें डेल्टा यू पॉजिटिव लेना होगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वर्क डन भी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ये सब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वर्क डन कैसा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी है। कंफर्म? कंफर्म है क्या? तुम्हें ये समझते समझते जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। क्लियर? क्लियर? इतना समझा गया? सो व्हाट इज द डेल्टा यू? दैट इज अ चेंज इन इंटरनल, व्हाट इज अ दिस, इट इज कॉल्ड अ थर्मोडायनामिक वर्क। ठीक? सो मैं तुम्हें एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। मैं पहले पढ़ाऊंगा तुम्हें थर्मोडायनामिक वर्क। अभी इंटरनल एनर्जी तो समझा दी, फर्स्ट लॉ भी समझा दिया, अब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक वर्क, और फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अलग अलग प्रोसेसेस, और फिर उन अलग अलग प्रोसेसेस को लगाना सिखाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या मेरी बात समझी है?
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स वर्क के साथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट के साथ। क्लियर? क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट, वो प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें अब हम समझेंगे। क्लियर? सो तब तक के लिए थैंक यू।